हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 21 जुलाई के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सेक्शन दैट इज रिवीजन सेक्शन से। तो रिवीजन सेक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रिवीजन क्वेश्चन में हमारा जो न्यूज़ में रहा है वो है महात्मा ज्योतिराव फूले क्रॉप लोन वेवियर स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम रहा है न्यूज़ में। हम लोगों ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं ये सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे उनके बारे में। तो रिवीजन कर लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसी टॉपिक से। तो हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज और सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। तो ये तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर डी है। साथ ही साथ दो क्वेश्चंस और भी हैं इससे रिलेटेड, वो भी आप लोग अटेम्प्ट करें। तब तक हम लोग ये देख लेते हैं मनोदर्पण इनिशिएटिव, जिसको हमने पहले भी देख रखा है, ये फिर से न्यूज़ में आया है। तो ये किस मिनिस्ट्री का स्कीम है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का स्कीम है। आपका टास्क क्या रहा, इसके बारे में एक लाइन बताना कि ये क्या करता है। मनोदर्पण नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मन से रिलेटेड है। तो आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए। अगर आपको याद आ रहा है तो वो रिकॉल करके लिख दें, नहीं याद आ रहा है तो रिवाइज करके आपका अगर नोट्स बना रहा है तो वहाँ से लिख दें। अगर वो भी नहीं है तो एक बस गूगल सर्च की दूरी पर है ये जानकारी। उसके बाद हम देखते हैं वर्क्स ऑफ ज्योतिराव फुले। तो ये वर्क्स कौन कौन से हैं? तो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये इसके बारे में यूजुअली देखिए, कोई भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में पूछा जाता है तो उनसे उनके बारे में पूछा जाता है कि अच्छा, अगर किसी चीज़ को फाउंड किया है या कोई सोसाइटी बनाई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसके बारे में, या फिर जो उन्होंने बुक्स वगैरह लिखे हैं उसके बारे में, या फिर कोई कमिटी या एसोसिएशन में पार्ट रहे हैं, या फिर उसके हेड किए हैं, उसके चेयरपर्सन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो हमने सोचा कि सारे एंगल्स कवर कर लिए जाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इन्हीं के वर्क्स हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें। अगर गौरव सर ने ये इसमें से एक दो ऐड बता रखा होगा गुलामगिरी जैसा, आप एक दो और ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो स्कीम था जो वो किस स्टेट का स्कीम है ये आपको कमेंट करके बताना था। जिन्होंने सही बताया बहुत बढ़िया, अगर जिन्होंने नहीं बताया है उनके लिए मैं बता दूं कि इसका आंसर है महाराष्ट्र। आपको सिर्फ नाम से ही आइडिया लग जाना चाहिए था कि हाँ, ये नाम जैसे ज्योतिराव फुले क्या है, कि किस मतलब नाम से आपको आइडिया लग जाता है ना किसी के नाम से कि हाँ, ये ईस्टर्न स्टेट का नाम है या फिर वेस्टर्न स्टेट का नाम है। तो हिस्ट्री में ऐसे अगर आप थोड़ा सा अगर तुक्का लगाना है, अगर ये दो चार चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका तुक्के की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो चलिए, पोस्टल बैलेट जो पॉलिटी में न्यूज़ में रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि 65 तक कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने अलाउ कि आप पोस्टल बैलेट तक से दे सकते हैं अपना वोट। लेकिन रिसेंटली, और ये नोटिफाई भी कर दिया था मिनिस्ट्री ने, लेकिन रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमारा जो फैसिलिटी, लॉजिस्टिक, स्टाफ और सेफ्टी प्रोटोकॉल, हम लोग इतना सारा चीज़ नहीं कर पाएंगे कि 65 ईयर्स एज के ऊपर वाले सबको पोस्टल बैलेट का ये ऑप्शन दिया जा सके। तो ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने ये बोला है कि इलेक्शन में ये फैसिलिटी हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक न्यूज़ में रहा है। तो 80 के ऊपर तो था, 65 के ऊपर वाला वो आप समझ लीजिए कि अभी तक के लिए नल एंड वॉइड है। तो ये हो गया। उसके अलावा हम लोग वैल्यू एडिशन करके देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको अलाउड होता है कि पोस्टल बैलेट से वो वोट दे सकते हैं। तो कुछ स्पेशल वोटर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्पीकर ऑफ हाउस हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन पोल ड्यूटी हैं। उनके पास ऑप्शन होता है टू वोट बाय पोस्ट, लेकिन उनको पहले अप्लाई करना होता है इस फैसिलिटी के लिए। उसके अलावा एक एब्सेंटी वोटर्स का कैटेगरी ऐड किया गया है, जिनको अलाउ है कि वो पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। तो उस एब्सेंटी वोटर्स के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? जो कि एम्प्लॉयड है एसेंशियल सर्विसेज में, यानी कि उनको जल्दी छुट्टी नहीं मिलता है। तो उसमें कौन कौन से हैं जो अभी करेंटली नोटिफाइड हैं? वो हैं ऑफिशियल
ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नॉर्थ रेलवे के पैसेंजर एंड फ्लाइट सर्विस के जो पर्सनल हैं उनको अभी नोटिफाई किया गया है। फ्यूचर में और भी ये एडिशन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखते रहना है। और जब भी अगर वैल्यू एडिशन होता है तो यहीं पे या फिर जो सेपरेटली आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप ऐड करते जाएं। वैसे हम लोग कवर तो करेंगे ही, जब ये नेक्स्ट टाइम में आएगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन सेक्शन में क्वेश्चंस करके ही इसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा कौन है जो इसमें हमने क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ ध्यान देना है, हमने नॉट पूछा है कि नॉट एलिजिबल फॉर पोस्टल वोट। तो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर एलिजिबल, तो ये स्टेटमेंट सही है। मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट भी एलिजिबल हैं, लेकिन सर्विंग इनसाइड नहीं, उनको सर्विंग आउटसाइड स्टेट होना चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया जो हैं वो भी एलिजिबल हैं, साथ ही साथ उनके स्पाउस भी एलिजिबल हैं। और अंत में वोटर जिनको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रखे हैं वो भी एलिजिबल हैं वोट ओनली बाय पोस्ट के थ्रू। इसके अलावा एक और जो हमारा जब भी वोटिंग का होता है मामला, तो ये बात हमेशा आती है और ये क्वेश्चन भी बन चुका है यूपीएससी के प्रीवियसली ये आस्क्ड क्वेश्चंस में ही है कि राइट टू वोट इज ए लीगल राइट है, कि फंडामेंटल राइट है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये हमने पहले भी जब देखा था, ये न्यूज़ देखा था तो हमने ये डिस्कस किया था और आपके लिए असाइनमेंट छोड़ दिया था कि हाँ कौन सा राइट है, ये आप कमेंट करके बताएं। जिन्होंने सही बताया था उनको तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और ये यूपीएससी के आंसर की में भी यही आंसर था। साथ ही साथ राइट टू वोट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ यूडीएचआर, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें ये इसको माना गया है कि ये एक राइट टू वोट एक एक्नॉलेज किया गया कि है कि ये एक टाइप का ह्यूमन राइट है। साथ ही साथ आईसीसीपीआर के आर्टिकल 25 में भी है, और ये दोनों का पार्टी है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इन दोनों को साइन कर रखा है, लेकिन क्या है, इंडिया ने ये जो प्रोविजंस हैं वो प्रिजनर्स के लिए एक्सटेंड नहीं किया है, इवन दो ये इसमें बात की गई है कि प्रिजनर्स वगैरह को क्या है, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट है, इट डजंट मैटर कि वो कौन से देश के हैं या फिर कहाँ के भी हैं, उनको कुछ कुछ राइट्स होता है। जैसे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, वो डजंट मैटर कि वो इंडियन सिटीजन है या बाहर के सिटीजन है या फिर प्रिजनर है या फिर कुछ और हैं, दे हैव राइट टू लाइफ। ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 21, वैसे ही ये सारी बातें थी। तो राइट टू, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और तीसरा स्टेटमेंट, इंडिया में अभी राइट टू वोट नहीं एक्सटेंड किया जाता है प्रिजनर्स को, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अब साइंस के सेक्शन में चले तो जैसे कोविड-19 बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो हम लोग देखते रहते हैं वैक्सीन डेवलप कर रही है इंडिया। तो अभी न्यूज़ में आया है कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो ऑलमोस्ट लेवल 3 के टेस्टिंग में पहुंच चुकी है। तो उसका नाम क्या है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये नेम जब वैक्सीन निकलेगी तो चेंज हो जाएगा, अभी स्टडी के लिए ये नाम रखा गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से, जैसे इंडिया का कौन सा है। तो हमने ये क्वेश्चन बना के दे दिया जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज में पहुँच चुके हैं। जैसे mRNA बेस्ड एक मॉडर्ना का आपका वैक्सीन है, वो भी आपके न्यूज़ में रहता है। दिस इज ऑल्सो इन लेवल 2 एंड 3। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है, जो इंडिया का है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो रीच्ड लेवल 1 टेस्टिंग, और इसका डेडलाइन भी 15 अगस्त रखा गया है। तो अगर किसी ने न्यूज़ फॉलो किया है तो उनको भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो हमारा मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी का है, दिस हैज़ ऑल्सो रीच्ड लेवल 3 ऑफ टेस्टिंग। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं करंट से रिलेटेड न्यूज़ में। तो पैसेज एक्सरसाइज की बात की गई है। तो पैसेज एक्सरसाइज क्या होता है, तो ये पासिंग एक्सरसाइज से टर्म निकला है। ये यूएस नेवी का एक टर्मिनोलॉजी है। ये क्या होता है, एक्सरसाइज डन बिटवीन टू नेवीज टू इंश्योर दैट नेवीज आर एबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट इन टाइम्स ऑफ वार और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। तो ये
पैसेज एक्सरसाइज, जो पैसेक्स एक्सरसाइज था वो पहले जापान के साथ हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था, और अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यूएस के साथ किया है। तो यूएस के कौन कौन से वेसल्स थे जिसके साथ हमारा एक्सरसाइज हुआ, तो यूएसएस निम्ब्स, ये आपको बस दिमाग में रखना है क्योंकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ जो पैसेज एक्सरसाइज, जो पैसेक्स जिसको बोला जाता है, वो किसके साथ, अभी जापान के साथ किया था, अभी यूएसए के साथ भी हुआ है इंडिया का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हमारा है कि द ऑडिटर रेगुलेटर, जो ऑडिट का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे ऑडिट, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्योंकि आपके जो सिलेबस में अकाउंट्स है, ठीक है, तो अकाउंट्स जो होता है उसका स्टैंडर्ड होता है कुछ, और जो चार्टर अकाउंटेंट्स होते हैं वो उनका भी स्टैंडर्ड होता है। तो एक ऑडिट रेगुलेटर रिसेंटली बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैज, उसने एक कंस्टिट्यूट किया है एक कमिटी जिसका नाम है टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, जो कि टेक्निकल टर्म्स को एडवाइस करेगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी जो बनाई गई है रिसेंटली, उसके बारे में उसको। तो किसके चेयरमैनशिप के अंदर ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी वो बनी है, तो वो है, नाम भी आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड जल्दी करंट अफेयर्स न्यूज़ नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो आपको ध्यान रखना है। और कंपोजिशन भी हमने दे दिया है, साथ ही साथ जो आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके बारे में भी हमने बता दिया है। कब ये, तो 1 अक्टूबर 2018 को इसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंदर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट। आप ध्यान देंगे तो पिछली बार भी एओयू में आपका कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन पे क्वेश्चन आ गया था, तो इस बार तो ये करंट में भी है और न्यूज़ में भी है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल इग्नोर दिस न्यूज़, लेकिन आप क्योंकि समझदार हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और ये हमने ज़्यादा डिटेल्स भी दे दिया है, साथ ही साथ फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपने आनंद सर के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर भी देख रखे हैं तो आपको सारी चीज़ें, ये फंक्शंस और ड्यूटीज बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, और मैं ये पीडीएफ सर्कुलेट करता ही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप लेके इसको रिवाइज कर लें। अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे, जो कि फिर से जो रेज जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है फिर से न्यूज़ में आया है। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा टर्म्स इसके टिपिकल हैं तो लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए हमने फिर से ये क्वेश्चन दे दिया है। तो क्या है, रेज स्टैंड्स फॉर रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी, इसका नाम रखा गया है रेज नेशनल प्रोग्राम। और ये किसका इनिशिएटिव है, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड एंड यूएसएआईडी का, जो मैत्री प्रोग्राम है उसका इनिशिएटिव है। और मैत्री क्या है, मार्केट इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी प्रोग्राम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 3-4 टर्म। अगर आप सिर्फ इसका मीनिंग आपको पता हो या फुल फॉर्म पता हो तो वहीं पे आपका ऑलमोस्ट 90% काम हो जाता है। अगर आपका ईओ में अगर इस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अगर आपको सिर्फ इसका मीनिंग पता होगा और इसके फुल फॉर्म्स पता होंगे तो आप 99% या 95% आप कवर दूसरे लोगों से आगे भी होंगे और इजीली उसको अटेम्प्ट करके सही भी कर लेंगे। तो आपका काम हुआ कि ये आप चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट ही सही है। मैत्री प्रोग्राम किसका, बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड यूएसएआईडी है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। युवा स्कीम है, देखिए युवा कैसे लिखा गया है, युवा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च हुआ है इंडिया में इन नवंबर 2019, और ये फिर से न्यूज़ में आया तो हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो युवा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च हुआ, यूनिसेफ, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, यूनिसेफ इसमें आ गया। और इनिशिएटिव क्या प्रमोट करता है, प्रमोट करता है एक्सेस टू फाउंडेशनल एंड 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर यूथ इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ना तो सिर्फ
फॉर्मल एजुकेशन के बाहर की बातें कर रहा है, बल्कि उसके अंदर और बाहर दोनों की बातें कर रहा है। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन आपको घुमाना चाहेगा तो वो इनसाइड ओनली बोल देगा या फिर आउटसाइड ओनली, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ कौन कौन से स्किल्स की बात करता है, जैसे फाउंडेशनल स्किल्स हो गए, जो फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग, स्केलिंग एंड इम्पैक्टफुल डिलीवरी मॉडल्स, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है युवा स्कीम के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NFRA। तो देखिए, जैसे NFRA हमने पढ़ लिया, उसके में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उसके पावर के बारे में, वो हमने एक क्वेश्चंस करके देख लिया। तो क्या है इसका पावर, क्या है? इट कैन प्रोब एनी लिस्टेड कंपनी। जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, इसलिए इसको बनाया गया है। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में, उसको प्रोब कर सकती है। एंड दोज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल क्या है, 500 करोड़ से ज़्यादा है, और एनुअल टर्नओवर जो भी, वो भी उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, इट कैन प्रोब लिस्टेड कंपनी एंड दोज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल नो लेस देन 5000, मतलब उससे ज़्यादा। ठीक है। इट कैन इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाई मेंबर्स ऑफ, जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, वो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, वो एक टाइप से मिले हुए हैं, मिलके वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट देना होता है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज होती है जिसकी टर्नओवर कुछ से ज़्यादा होती है, तो लेट से इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। इवन इंडिविजुअल, छोटे छोटे इंडिविजुअल हैं, तो उनके लिए भी ऑडिट होता है। उनको कोई भी चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के वो रिपोर्ट्स देना होता है। तो क्या होता है कि चार्टर अकाउंटेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं, गलत रिपोर्ट, गलत ऑडिट करते हैं उनका। तो ये एक टाइप से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो उसको क्या होगा, उसको भी उनके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है। तो ये तो दो बातें हो गई, और इसका आंसर भी आपका हो गया बोथ। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे जो ईरान और छबार के बीच, जो ईरान का जो छबार रेलवे प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने पहले बोला कि पार्ट नहीं है, अब बोल रहे हैं कि इंडिया पार्ट है। तो एक टाइप से आपको ध्यान में रखना है, ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिलेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। और इंटरनेशनल रिलेशन का जो न्यूज़ है, वो आपका सिविल सर्विसेज में ज़्यादा फोकस रहता है। वहाँ बोला ही जाता है करंट अफेयर्स विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का न्यूज़ है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक नई स्पीसीज ऑफ, देखिए आइसोपॉड्स का एक सुपर जायंट स्पीसीज डिस्कवर हुआ है। तो एक नाम है, आपको बस ध्यान देना चाहिए कि ये एक सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीसीज है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो स्पीसीज का क्लासिफिकेशन होता है, कौन से किंगडम में से बिलोंग करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अब जब बायोलॉजी में आएंगे, तो क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि आइडियाज समिट न्यूज़ में रहा है क्यों। तो 22 जुलाई को होने वाला है ये, और ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का एक इनिशिएटिव है। जो नाम क्या है, आइडिया समिट। इसका फोकस क्या है, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री एड्रेस यानी भाषण देने वाले हैं। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या है, इट वाज काउंसिल फॉर्म इन 1975, जो कि इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को कि आप जैसे यहाँ के हैं वहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ के हैं यहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट फ्लो को इनकरेज करता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो कौन से स्टेट का है, दिल्ली का है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज का करंट अफेयर्स में इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे, क्वेश्चंस 10 थे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही मैंने इजी रखा था, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा टफ भी बनाया जा सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाना एम नहीं है हमारा डेली करंट अफेयर्स में। उसके लिए तो हमारे क्विज और मॉक टेस्ट होंगे ही, लेकिन हमारा एम है कि क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करें, और साथ ही साथ देख लें कि हाँ ये टॉपिक है तो इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
अनटिल अनलेस यू विल नॉट लर्न कि हाँ इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तब तक आप उस पॉइंट्स को आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप जो लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस रख लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने पे आप गलत कर देते हैं वो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर ज्योतिराव फुल्ले हैं तो उनके बारे में आपने पढ़ा और उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इनका जन्म यहाँ हुआ था ये वो, लेकिन जब आपने मिस कर दिया उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि उनके वर्क्स थे, वो अगर आपने मिस कर रखे हैं या फिर अच्छे से रिवाइज नहीं कर रखे हैं, आपने शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपके यही 2-4 कीवर्ड्स होने चाहिए, अगर वो नहीं बना रखे हैं तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है, और वो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के साथ वो पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ। तो फोकस यही रहता है कि आपको सिखाते रहें कि कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ जो न्यूज़ है वो तो हम देते ही रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से डेली करंट अफेयर्स सेशन में।